हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में हम लोग 4.0 की जो तैयारी यहाँ पर में कर रहे हैं उसको हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके अंदर में मैं आप लोगों के काफी सारे जो है क्वेश्चंस जो आप लोगों की पिछली एग्जाम्स के अंदर में आए हैं उनको तो साथ में लूंगा ही लूंगा, साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जो टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी कवर करने वाला हूँ। तो जल्दी से जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, ठीक है, एक बार बता देंगे कि क्या आवाज बराबर आ रही है आप लोगों को। सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। एंड सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, इतने सारे आप लोगों के लाइक्स के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों के लाइक्स जो है वो हमें एनर्जी देते हैं सेशन से पहले ही, ताकि हम लोग पूरा का पूरा जोर लगा दे आप लोगों के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हाथ ऊपर करके बता भी देंगे कि कितने लोग हैं जिन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पर में अपना अपना योगदान दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि हम लोग जो है ज्यादा आगे बढ़े, मैं आप लोगों को बता दूं कि कल जो है आप लोगों की टॉप 100, ठीक है, टॉप 100 पीवाईक्यूज, ठीक है, टॉप 100 पीवाईक्यूज टीचिंग परीक्षा की तरफ से आपका शिक्षक दिवस के ऊपर में एक तोहफा, ठीक है, जिसमें टीआरई 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है, 3 का जो लीक पेपर था वो, ठीक है, और इसके अलावा जो है टीआरई 3 का जो री एग्जाम हुआ था, ये इन सभी को हम लोग जो है इसमें से जो टॉप 100 क्वेश्चन है आप लोगों के वो कवर करवाने वाले हैं। और उसके तुरंत बाद जो है आप लोगों की टेस्ट होंगी, तुरंत बाद टेस्ट होंगी, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, तो इसी वजह से आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स एकदम तैयार रहना है। कल लाइव एकदम 1 बजे सभी लोग आ जाएंगे। ओके, चलिए चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बोला गया है कि जो है निम्नलिखित में से, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है, तो इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। तो ये इस तरह से जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इनको हम लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में कवर करेंगे। आप लोग बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में आपका जो है ना 65 पेपर्स की जो बुक है और अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर्स है उसमें भी उपलब्ध है आप लोगों के लिए। कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन से संबंधित नहीं था? अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रफुल्ल चाकी। अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद हो फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है ये मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड जो था, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी जो थी, जो हुई थी आपकी 1909 के अंदर में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हुई थी, तो 1909 में उसमें शामिल थे, ना कि काकोरी ट्रेन कांड के अंदर में आप लोगों के, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो ये आप लोगों का मुजफ्फरपुर पॉन्ड कॉन्स्पिरेसी 1908 के अंदर में ये शामिल थे। ओके, तो ये याद रखना है आपने। और अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राजेंद्र लाहिरी, ये सारे के सारे लोग क्या थे? ये सारे के सारे लोग जो है फ्रेंड्स रिलेटेड थे आपके काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी से। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड भी आप लोगों को पॉइंट्स बता देता हूँ। काकोरी ट्रेन कांड जो है वो हुआ कौन से दिन था? तो ये हुआ था 9 अगस्त को, 9 अगस्त, ठीक है। कौन सी तारीख को, कौन से साल में हुआ था? 1925 के अंदर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो काकोरी नाम की जगह है लखनऊ के पास में, वहां पर में 8 डाउन ट्रेन, कौन सी ट्रेन थी? कौन सी ट्रेन को रोका गया था? 8 डाउन ट्रेन, ठीक है, 8 डाउन ट्रेन जो है उसको रोका गया था। ओके, ये याद रखना। उस ट्रेन का नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 8 डाउन ट्रेन था, उस ट्रेन का नाम लिख देंगे सभी लोग कमेंट के अंदर में। और उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स कुछ पैसे जो थे वहां पर में लूट लिए गए थे, खजाना लूट लिया गया था, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है तेज किया जा सके। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, ऐसे लोग जो है इसके अंदर में शामिल थे। ओके, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसने इस घटना को अंजाम दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA इसने, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। हर एक बच्चे ने यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। मैं आपको पूरा का पूरा समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझिए आप सभी लोग। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला गया? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, वाणिज्यिक लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? कास्ट आयरन, ठीक है, रॉट आयरन जिसको पिटवा लोहा बोलते हैं, पिग आयरन कच्चा लोहा, ठीक है, बताइए। तो देखिए लोहे के जो है फ्रेंड्स वो अलग अलग प्रकार होते हैं। जो वाणिज्यिक कमर्शियल जो लोहा होता है आप लोगों को, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर इसके अंदर में, ठीक है,
तो सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो रॉट आयरन या जो पिटवा लोहा होता है ना, ये सबसे शुद्ध होता है। इसके अंदर में जो मज होता है या फिर आप लोग बोल सकते हो अशुद्धियां होती है, वो सबसे कम होती है। तो कमर्शियल तौर पर सबसे ज्यादा शुद्ध लोहा आप लोगों का जो अवेलेबल है वो पिटवा लोहा है। हर कोई लिख देगा यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से, ठीक है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, हम लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे हो और 900 के करीब आप लोगों ने लाइक्स भी कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। तो पिटवा लोहा जो है फ्रेंड्स ये सबसे शुद्ध है। रॉट आयरन लिख दीजिए सभी लोग। अच्छा, ये जो कच्चा लोहा होता है पिग आयरन, ये आप लोगों का वो लोहा है जो आप लोगों का आयरन ओर को पिघलाने के बाद में मिला है। मतलब ये सबसे पहला लोहा होता है, फर्स्ट आयरन, ठीक है। फर्स्ट आयरन जो आप लोगों को मिलता है आयरन ओर को पिघलाने के बाद में। आपको लोहा कैसे मिलेगा? आप आयरन ओर लोगे कोई तो भी, ठीक है, जिसके अंदर में आयरन है, कोई पत्थर वगैरह होते हैं बड़े बड़े से, फिर उनको पिघलाया जाता है फर्नेस के अंदर में, ठीक है। फिर उसमें से लोहे को अलग किया जाता है, बट उसमें कई सारी अशुद्धियां होती है अभी भी। तो वो जो लोहा मिलता है ना सबसे पहला आपको, उसको कच्चा लोहा या पिग आयरन बोलते हैं। बहुत ज्यादा अशुद्धियां होती है। इनमें से सबसे ज्यादा अशुद्धियां किसमें अगर ये बोला जाए तो पिग आयरन में होंगी सबसे ज्यादा अशुद्धियां, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना था। तो आयरन कौन सा वाला? आयरन रॉड, ठीक है। रॉट आयरन या पिटवा लोहा जो है ये आप लोगों का सबसे शुद्ध होता है। कास्ट आयरन जो है फ्रेंड्स बेसिकली ये इसमें कुछ अशुद्धियां होती है, पिग आयरन से कम, रॉट आयरन से ज्यादा कास्ट आयरन के अंदर में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको प्लीज याद रख लीजिए, हर एक बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का आपको बताना है महात्मा गांधी ने आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट आपके टीआरई के अंदर में बहुत सारे पूछे गए। मैं फिर से एक बार बता दूं आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, कि कल मैं आप लोगों के लिए टॉप जो आपके 100 क्वेश्चन है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का लीक पेपर और टीआरई 3 का री एग्जाम, जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूं लाइव पोल के साथ में। आप लोगों को अपना स्कोर देखना है कि कितना स्कोर आया। फास्ट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों का ये भी पता चल जाएगा आपको कि आप लोग स्कोर कितना कर रहे हो। तो सभी लोग रेडी है? हाथ ऊपर करके बता देंगे मुझे, ठीक है। तो 1942 के अंदर में जो है फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन ये भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे कारण क्या था? क्यों गांधी जी ने शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन? उसके पीछे एग्जैक्ट एकदम पिन टू द पॉइंट कारण क्या था? वो था आपका क्रिस्प मिशन, ठीक है। क्रिप्स जो थे, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, इन्होंने क्या किया, ये आए थे 1942 के अंदर में। क्रिप्स मिशन भारत आया था जिसने भारत के अंदर में ये घोषणा की कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम जो है भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। और भारत के लिए जो है वो सोचेंगे कि संविधान सभा बनानी है या नहीं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो हमने बोला भाई हमको ये मंजूर नहीं। ये तो एक ऐसी बात हो गई कि एक डूबता हुआ बैंक है, उसका चेक आपने थमा दिया, वो भी पोस्ट डेटेड, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने की वजह से शुरू हुआ था। ये आया था कि नहीं आया था क्वेश्चन? कौन से मिशन के फेल हो जाने की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से, कितने लोगों को याद है ये क्वेश्चन आया था? कौन से मिशन के फेल हो जाने की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? तो क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के कारण हुआ था। 1942 के अंदर में आया था क्रिप्स मिशन, और इसीलिए जो है फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, ठीक है, 1942 को शुरू किया गया था। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो गांधी जी थे उनको 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर में गिरफ्तार कर लिया गया था। वैसे तो सब बहुत सारे नेता थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। आप लोग बताइए मुझे कि गांधी जी को कहां रखा गया था? गांधी जी को, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? कोई बता सकता है मुझे? ये क्वेश्चन बना था एक एग्जाम के अंदर में कि गांधी जी को कहां पर में कैद रखा गया था। बाकी जो नेता थे उनको जो है फ्रेंड्स अहमदाबाद जो किला था वहां पर में रखा गया था, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अर्चना ने आंसर कर दिया यहाँ पर में, बाकी और भी बच्चे बहुत सारे कर रहे हैं। आगा खान पैलेस, ठीक है, आगा आगा खान, ठीक है, पैलेस, ठीक है। आगा खान पैलेस जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ये है पुणे के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर में इनको कैद करके रखा गया था आगा खान पैलेस के अंदर में। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी को 1942 के अंदर में, ठीक है, कहाँ रखा गया था? यहीं पर आगा खान पैलेस के अंदर में ही फ्रेंड्स जो है जो मैडम थी गांधी जी की, ठीक है, कस्तूरबा गांधी, उनकी मृत्यु हुई थी। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आगा खान पैलेस के अंदर में मतलब मैडम के साथ में ही कैद थे वो भी,
उनकी वाइफ भी उन्हीं के साथ में ही थी आगा खान पैलेस के अंदर में, तो उनकी मृत्यु वहीं पे हुई थी। मैं जब आगा खान पैलेस गया तब मैंने देखा था कस्तूरबा गांधी की जो समाधि है, ठीक है, सिंबॉलिक तौर पर जो बनाया गया है, वो देखा। गांधी जी जिस रूम में रहते थे वो रूम देखा है, जहां पर मैं बैठकर वो रोज सुबह प्रार्थना करते थे वो रूम देखा है। अच्छा खासा एक बड़ा सा भवन है वो पूरा का पूरा आगा खान पैलेस, ठीक है, पुणे के अंदर में, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि कल मतलब कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कल हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। हर एक बच्चा जो है यहाँ पर में, ठीक है जी, बहुत जल्दी होगा शिव जी। अभी जो है आप लोगों का पूरा आप देखोगे कि कल से जो है आपको बहुत सारे जो है यहाँ पर में मिल जाएंगे। शिव शंकर जी वो ऑलरेडी मैं उसका आंसर बता चुका हूँ कि जब हर्डिंग एक ही हो तो उसको हर्डिंग बोला जा सकता है, अदरवाइज वो हर्डिंग द सेकंड हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि हर्डिंग 1 और हर्डिंग 2 के अंदर में डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में अगर हम लोग बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया, ठीक है, उन्होंने कब बनाई थी? तो 1943 में बनाई थी। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और कब बनाई थी उन्होंने? 21 अक्टूबर को। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने लोगों ने जो है यहाँ पर में आंसर दिया है फ्रेंड्स? ठीक है, बी, जो कि आप लोगों का एकदम सटीक आंसर बैठता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। और मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर में कई सारे लोग हैं जिन्होंने सी आंसर लगाया है। 56% लोगों ने जो है वो सी आंसर लगाया है 23 अक्टूबर, जबकि आप लोगों को बार बार याद करवाया है 21 अक्टूबर है वो। 21 अक्टूबर 1943 को जो है वो उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी 21 अक्टूबर को, ठीक है, 21 अक्टूबर। फिर भी 56% लोगों ने सी आंसर लगाया। तो आप देख रहे हो कि क्यों करना जरूरी है रिवीजन। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जो बच्चा रिवीजन करेगा वो आगे बढ़ेगा, ये इसका जीता जागता प्रमाण है, ये आप लोग देख लीजिए, ओके। तो 21 अक्टूबर 1943 जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। आजाद हिंद फौज बनाई थी नेदा जो है, सॉरी, आपका जो आरजी हुकूमत है, ठीक है, एक आजाद हिंद गवर्नमेंट बनाई थी। कहां पर में बनाई थी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बनाई थी उन्होंने सिंगापुर के अंदर में। कहां बनाई थी? सिंगापुर के अंदर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगापुर के अंदर में बनाई थी, ठीक है, सिंगापुर के अंदर में बनाई थी भारत की सरकार, अस्थायी सरकार, ठीक है। चलो चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स 1000 प्लस लाइक्स के लिए आप लोगों के। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। देखिए डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये एक शब्द है डिस इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या होता है जल्दी से आप लोग बता देंगे। व्हाट इज मीन बाय डिस इन्वेस्टमेंट? चलिए, तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर मैं आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? डिस इन्वेस्टमेंट का देखिए, इन्वेस्टमेंट का डिस, ठीक है, निवेश में वी लग गया है यहाँ पर में, वी निवेश। तो क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी के अंदर में, ठीक है, पैसा डाल रहे हो, ठीक है, किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हो और उसके शेयर्स खरीद रहे हो, तो उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप पैसा बाहर निकाल रहे हो, उस कंपनी के शेयर्स को बेच रहे हो, तो उसको बोला जाता है डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। तो जब सरकार अपने शेयर्स किसी कंपनी में ऑफलोड करती है, ऑफलोड मतलब बेचना, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज को बेच देती है, प्राइवेट लोगों को बेच देती है कंपनी, ठीक है, उसको डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जैसे कि अभी आपको पता है कि एलआईसी के, ठीक है, कुछ शेयर्स, एलआईसी के कुछ शेयर्स जो है वो प्राइवेट लोगों को बेच दिए गए उसको, ठीक है, एलआईसी के। अदरवाइज 100% एलआईसी के शेयर सरकार के पास में थे, सरकार ने कुछ शेयर बेच दिए ताकि थोड़ा सा पैसा आ सके सरकार के पास में, तो उसको कहा जाता है डिस इन्वेस्टमेंट। सरकार बहुत सारी कंपनीज को बेच ही रही है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज को बेच रही है, तो उसको डिस इन्वेस्टमेंट, विनिवेश कहा जाता है। तो जब सरकार, ठीक है, सरकार
शेयरों की निजी कंपनियों को बेच देना। सरकार जो है अपने शेयर्स जो किसी कंपनी में है, जैसे एचपीसीएल है या एनपीटीसी है, जो भी शेयर कंपनी के सरकारी कंपनी है, उसके शेयर्स को निजी कंपनियों को बेच देना, उसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। और ये सरकार के पास में इससे पैसा आता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था आप लोगों का, जो आप लोग याद रखोगे, कभी भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है। ओके, याद रहेगा आप सभी लोगों को। चलो, तो विनिवेश मतलब सरकार शेयरों के जो है निजी कंपनियों को बेचना सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, 1917 का कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? इसमें खास बात क्या है, इस जो बेसिकली आप लोगों का भी ये जो हो रहा है ना, ये जो 1917 का जो सेशन था, इसमें खास बात क्या है वो आप लोग बताओगे, क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। तो देखिए फ्रेंड्स, 1917 का कांग्रेस अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इसकी खास बात क्या है कि क्योंकि इसके अंदर में सबसे पहली बार किसी महिला जो है उसको अध्यक्ष बनाया गया था। तो कौन थी वो अध्यक्षा इसकी? तो इसकी अध्यक्षा, ठीक है, अध्यक्षा थी, ठीक है, एनी बेजेंट। एनी बेजेंट, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये पहली महिला अध्यक्षा बनी थी कांग्रेस की 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। एक बार जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ठीक है। 1300 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 1154 लाइक्स यहाँ पर मैं आप लोग कर चुके हो। अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स कि इसी तरीके से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता रहूं, ठीक है, और अभी से आप लोग तैयारी करना चाहते हो, वेट नहीं करना चाहते, जितने बच्चे वेट कर रहे, कई सारे लोग हैं, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब पढ़ेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, मैं आपको बता दूं वो बच्चे जो है वो आपसे कई गुना ज्यादा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आप लोग वो लोग हो जिनका सिलेक्शन होने वाला है, वो बच्चे हो जो रैंक लेकर आने वाले हो, ठीक है। ये आप चीज याद रखिए इस चीज को, इसी वजह से पूरा अपना जोर लगा देना है अभी से, जब लोग आराम कर रहे हो उस समय में, जब सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है ना, तब आप आगे निकलोगे। ओके, तो चलिए, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में बनी थी ये। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एनी बेसेंट के बारे में आप लोगों को कुछ और भी चीजें मैं बताना चाहता हूँ। ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में दो तीन चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। इन्होंने जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से भारत में आई थी। थियो, याद रखना है आप लोगों ने, थियोसॉफिकल, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, वैसे इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1875 में, ठीक है। 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स कहां पर में शिफ्ट कर दिया गया था? मद्रास में, मद्रास, ठीक है, मद्रास, अडियार के अंदर में इसको शिफ्ट कर दिया गया था, अडियार नाम की जगह में शिफ्ट कर दिया गया था मद्रास के। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की वजह से वो भारत आई थी और फिर भारत की होकर रह गई। इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट की थी, होम रूल लीग उन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है, 1916 के अंदर में, ठीक है, सितंबर 1916 के अंदर में। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ओके, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इन्होंने एक अखबार निकाला था, ठीक है। दो अखबारों के नाम मैं आपको बताता हूं, उनमें से बताना है कि कौन सा इन्होंने निकाला था, कौन सा गांधी जी ने निकाला था। एक है यंग अखबार, यंग यंग इंडिया, ठीक है, एक ट्रिक बताया था मैंने आप लोगों को, और एक है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। अब बताओ चलो कि कौन सा वाला अखबार किसने निकाला था, ठीक है। ट्रिक बताया था ना मैंने आप लोगों को इसकी, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे। जल्दी जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का, यंग इंडिया और न्यू इंडिया। तो गांधी जी ने कहा था कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, गांधी जी जो है अपने आप को जवान ही मानते थे। तो यंग इंडिया जो है फ्रेंड्स, अगर ये आंसर आंसर आ जाए तो गांधी जी, ठीक है, गांधी जी जो थे उन्होंने निकाला था। और न्यू इंडिया की बात करेंगे हम लोग तो ये निकाला था एनी बेसेंट ने। ओके, एनी बेसेंट ने एक और अखबार निकाला था जिसका नाम था कॉमनवेल, कॉमन, ठीक है, कॉमन, कॉमनवेल, ठीक है। तो कॉमनवेल नाम से जो है इन्होंने अखबार निकाला था, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने, कॉमनवेल। ये भी अखबार इन्होंने ही निकाला था, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल नाम का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को TRE 1, TRE 2, TRE 3 का लीग पेपर और TRE 3 का जो री एग्जाम हुआ था, उन सब के टॉप 100 क्वेश्चंस मैं कल करवाने वाला हूं आप लोगों को,
ठीक है, और उसके तुरंत बाद टेस्ट होंगी। तो जितने भी बच्चे हैं वो नीचे में जो फॉर्म दिया हुआ है आप लोगों का, या जो आपको फॉर्म दिया था ना फ्री टेस्ट के लिए, वो भर के रख देंगे, उन सारे बच्चों को वहां पर मैं ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जो एग्जाम में पूछा गया। देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और आप देख सकते हो कि टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में भी उपलब्ध है ये क्वेश्चन। जल्दी बताइए। इल्तुतमिश, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था ये, इसी वजह से इसको गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। इसकी मृत्यु जब हुई तो उसके बाद में कौन शासक बना था? कई सारे लोगों को लगता है कि उसकी जो बेटी थी रजिया, डायरेक्टली वो सुल्ताना बन गई 1236 के अंदर में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में, बट ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद में थोड़े समय के लिए आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा जो है सुल्तान बना था, लेकिन ये अच्छा शासक नहीं था, तो उसके जीजा जी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम था पहले, फिर बाद में दामाद बन गया। अच्छा, पहले गुलाम था फिर दामाद बना, लेकिन दामाद बन के गुलाम बनता तो भी एक ही बात थी वो। चलो ठीक है, चलो तो ये जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हो गया शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, गुलाम का गुलाम इसीलिए कहा जाता है उसको, तो ये बनता है। जब इसकी मृत्यु हुई 1236 में, तो उसका बेटा जो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, वो शासक बना। कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये बड़ा ही कमजोर शासक था, भोग विलासिता में डूबा रहता था। ठीक है, थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, हसीना जमालो, मुझे अब संभालो क्योंकि मैं होश में नहीं, वो वाली बात थी इसकी, तुम्हारे चचा के लड़के की। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की। तो उसकी जो बहन थी रजिया, उसने इसको गद्दी से हटा दिया। ठीक है, और जो है खुद शाशिका बन गई। तो इल्तुतमिश के बाद में उसका बेटा बना था, और फिर बाद में बेटी बनी। तो इसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पर में देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, कि इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद में रुकनुद्दीन बना, रुकन रुकनुद्दीन। ठीक है, रुकनुद्दीन बना, और रुकनुद्दीन जो है वो थोड़े ही दिनों के अंदर में उसको गद्दी से हटा दिया, और रजिया जो है वो बन गई शाशिका। ठीक है, रजिया जो है वो इल्तुतमिश की ही बेटी थी। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? आंसर हो जाएगा रुकनुद्दीन फिरोज, आपका आंसर ही हो जाएगा। तो हो गया आप लोगों का। ठीक है सर, इसका नाम भी नहीं जानता कोई, वही तो बोल रहा हूँ प्रगति कुमारी जी। अगर जिंदगी के अंदर में प्रगति करनी है तो ऐसी भोग विलासिता के अंदर में नहीं डूबा रहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, वो डूबा रहा, ठीक है, हसीना जमालों के चक्करों के अंदर में। तो क्या हुआ उसका? वो भी वैसा ही था। ठीक है, वो वेट कर रहा था कि TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ना चालू करूंगा, तो मस्त भैया आराम कर रहा था, उतने देर में उसका तख्ता पलट हो गया। तो भाई जब आराम का समय होता है ना, उस समय में मेहनत करनी होती है, क्योंकि आराम शाह भी था एक। ठीक है, उसने भी मेहनत नहीं की, तो उसको भी हटा दिया गया गद्दी से। तो आप लोगों का ये एक मतलब इतिहास गवाह है। ठीक है, मतलब रुकनुद्दीन के समय में TRE 4 नहीं था, मैं एक एनालॉजी बता रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा होता तो वो भी TRE 4 का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा होता, और आप लोग रजिया लोग हो, रजिया। ठीक है, कि भाई आपने जो है वो गद्दी पे बैठ गए, एकदम एबल काबिल शाशिका है। सर कल केबीसी में जिम्बाब्वे की करेंसी जिग वाला क्वेश्चन पूछा था, क्या बात है। नीतू कुमारी जी ने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन दिया है कि कल केबीसी में जिम्बाब्वे की करेंसी जिग वाला क्वेश्चन पूछा था। आपको बताया था ना मैंने, जिम्बाब्वे गोल्ड जो है गोल्ड बैक्ड उन्होंने करेंसी निकाली है। ठीक है आपकी, तो भाई देखो, जिग क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, है ना। चलिए, तो ये पढ़ाया हुआ था मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स जल्दी से, हमारे और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको करवाना है। अब मेरे पास में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, और मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा, ये एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का। मैं बता भी देता हूँ कौन सी तारीख को पूछा गया, ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, TRE। ठीक है, TRE जो है यहाँ पर मैं आप लोगों का जो है 26/8, ठीक है 1 के अंदर में पूछा गया 26/8/2023 को आप लोगों का। ठीक है, 11th-12th के GS के अंदर में। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 11th-12th के GS के अंदर में पूछा गया, एज पर द सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट, ठीक है, इन बिहार इज। जल्दी बताइए, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 1540 बच्चे जुड़ चुके हैं, 1324 लाइक कर दिए। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग और ज्यादा सेशन यहाँ पर में कर पाएंगे। और कल सभी लोग रेडी है ना? आज के आज जाकर
ठीक है, वैसे मुझे पता है कि जो है आप लोगों को सिर्फ, कई सारे लोग हैं जिनको सिर्फ चाहिए होता है वो, जब उनको बोला जाए कि सेशन पे जाइए, वहां पर मैं नोटिफाई मी का बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को, ताकि सारी टीम मोटिवेट हो, तो कुछ ही लोग करते। पिछले बार आपने देखा था ना, ठीक है, कि लाखों लोगों ने देखा था, लेकिन कुछ ही लोग जो है वो एक्चुअल में वो करते हैं। तो आज लेकिन आप लोगों ने जाना है उस सेशन के ऊपर में, लाइक कर देना है कल वाले सेशन के ऊपर में, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को टॉप 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कितने लोगों ने आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ई लगाया है, बता देंगे जल्दी जल्दी से। क्यों? क्योंकि 61.80 जो है ये आपके बिहार की कुल साक्षरता दर है, 61.80। ये लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। और इसी तरह के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को कल करवाने भी वाला हूँ, जो एग्जाम्स के अंदर में पूछे गए थे। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बिहार की साक्षरता दर की, तो बिहार की जो साक्षरता दर है वो है 61.8। ठीक है, 61.80 बोलो या 61.8 बोलो। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.2। और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 51.5। आप मुझे बताएंगे आप कौन से वाले में आते हो। मैं देखना चाहता हूँ कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष है। ठीक है, क्योंकि नाम से तो समझ में नहीं आता, कई सारी महिलाएं अपने पति के नाम से या अपने पिता के नाम से, ठीक है, अकाउंट बना लेती है। और कई सारे जो है वो लड़के रहते हैं जो एंजल प्रिया के नाम से अकाउंट बना लेते हैं। पता नहीं क्यों यार, क्या उनको किक मिलती है लड़कों को, वो भी लड़कियों के नाम के अकाउंट बना बना के घूम रहे। आप लोग किस में आते हो? 71.2 में आते हो या 51.5 के अंदर में आते हो? बताओ जल्दी जल्दी से, ठीक है, ताकि आपको अपना याद रहे कम से कम, ताकि आप नेक्स्ट वाला जो है अलग वाला आप लोगों को एलिमिनेट करने में आसानी होगी। ओके, अच्छा चलो एक बार एक पोल भी दे देते हैं ना, मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, समझ में भी आ जाएगा। और याद हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद हो जाएंगी चीज, क्योंकि मेरा मेन मकसद है यहाँ पर मैं आपको याद करवाना। ठीक है, पोल दे दिया है मैंने, आप बता दीजिए कि आप किस में आते हो इनमें से। बताइए, एक चीज यहाँ पर में समझ में आ जाएगी हम लोग हमें कि कितना आ रहा है, और आपने अपना याद भी कर लेना, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन मैं जब भी अगर कोई एक्टिविटी करवाता हूँ तो बिना मतलब के मैं कोई एक्टिविटी आप लोगों से नहीं करवाता हूँ। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कि उसका आपके एग्जाम से कुछ महत्व ना हो। ठीक है, ये बात समझ लेना आप लोग इस चीज को, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, इसी वजह से एक्टिविटी करवा रहा हूँ। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास में यहाँ पर मैं आप लोगों के रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, आप लोग जो है पोल के अंदर में एक बार लिख देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं अगर दिखाऊँ आप लोगों को, ठीक है, 850 लोगों ने यहाँ पर में इस पोल में हिस्सा लिया है। बाकी के जितने भी बच्चे हैं वो लोग अपने आप को न्यूट्रल समझते हैं, कि वो मतलब न्यूट्रल है, वो मतलब दे डोंट वांट टू से कि वो क्या किधर साइड आ रहे हैं। ठीक है, और इट्स देयर चॉइस। तो यहाँ पर मैं अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो कहा गया भाई ये आपका, देखिए ये है। ओके, 1 मिनट के अंदर में 850 बच्चों ने वोट दिया है। मेल जो है वो है 71.2 और फीमेल जो है वो है 51.5। ओके, तो मतलब महिलाओं का दबदबा है। महिलाएं जो है यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स कितनी बड़ी संख्या के अंदर में है। ओके, मतलब खतरनाक तरीके से जो है यहाँ पर में महिलाओं का दबदबा है। मुझे लग रहा है कि पुरुषों को रिजर्वेशन देने की जरूरत पड़ जाएगी कुछ दिनों के अंदर में। चलिए कोई नहीं, अब इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। मैंने आप लोगों से कहा था कि बिना मतलब के मैं कोई आप लोगों से एक्टिविटी नहीं कराता, बिना मतलब के कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाता हूं। जब भी सभी लोग जल्दी से, और एक बार अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको पढ़ाने का तरीका, आपको याद कराने का तरीका जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आपको याद कराने का तरीका अच्छा है, तो आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। और एक चीज है, हर किसी से चाहता हूँ कि एक एक बच्चा भी इस सेशन को जहां जहां शेयर कर सकता है शेयर कर देगा, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स और ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए बड़े बड़े सेशंस ले पाएंगे। ठीक है, हर एक बच्चा आंसर करेगा कमेंट के अंदर में।
जी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं फ्रेंड्स की भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है, तो वो है 51.50। ठीक है, जो कि कहीं पे भी नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ भी नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया है, तो आंसर नन ऑफ द अबव होने वाला है आप लोगों का। और इस तरह से ये भी आपका पीवाईक्यू है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर उपलब्ध भी है। जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। 8 तारीख के लिए तैयारी आपने शुरू कर दी होंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, 8 तारीख के लिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी थी। ओके, तो बिहार का जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है, महिलाओं की साक्षरता दर 51.50 है, मेल की 71.20 है आप लोगों की। ओके, अच्छा, बिहार जो है वो पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बनाता है, ये जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। बिहार जो है भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बनाता है? ठीक है, 8.60। ठीक है, 8 पॉइंट, ठीक है, 59 इसको बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको जब राउंड ऑफ किया जाता है तो 8.60 वो अपने बन जाता है, तो 8.60 एकदम आसपास में ही है वो। ठीक है, तो 8.60% बनाता है पूरे भारत का, मतलब पूरे भारत की जनसंख्या का 8.60 जो है यहाँ पर में रहती है। ठीक है, बिहार के अंदर में, ये इसका मतलब था। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप लोगों को करवाने वाला हूं मैं कल। सभी बच्चे जो है मुझे उम्मीद है कि सेशन के अंदर में जो है वो आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों की बिहार की जनगणना के अनुसार बिहार की राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? बिहार सीईटी बीएड ऑफिशियल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। कल हर एक बच्चा, ठीक है, 1 बजे जुड़ जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन है। ठीक है, जो मैं अभी दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तैयारी सिलेक्शन के साथ में अब रैंक की भी हो रही है, और मैं आपको बताता हूँ कि जिस समय बाकी लोग जो है वो आराम कर रहे होते हैं उस समय मेहनत करनी होती है। ठीक है, तो एक जो है वो इंटरव्यू भी आने वाला है आप लोगों के लिए। 3 बहनें हैं, ठीक है, तीनों ने टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ के एक साथ टीआरई क्लियर किया है। मैं आप लोगों की उनसे बात करवाना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग रेडी है? कैसे किया उन्होंने? तीनों बहनों ने एग्जाम क्लियर किया और बहुत मेहनती है। ठीक है, और 3 बहनों ने अपने परिवार को, अपने माता पिता को एक साथ प्राउड फील करवाया है उन्होंने। ठीक है, तो मैं आप लोगों की उनसे बात भी करवाना चाहता हूँ, एक इंटरव्यू उनके साथ में लेकर, कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की, क्या उनका जो है तरीका था, क्या उन्होंने फोकस किया। टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट थे तीनों के तीनों ने यहाँ पर लिया हुआ था, और तीनों के तीनों का क्लियर हुआ है। तो मैं आपको उनसे मिलवाना भी चाहूंगा, और क्योंकि बहुत बड़ी खुशी की लहर आ गई थी उनके परिवार के अंदर में, एक साथ तीनों बहनों का एग्जाम क्लियर। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका आंसर आप लोग करोगे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कल जो है हम लोग टॉप 100 पीवाईक्यूज करने वाले, बीपीएससी टीआरई 1 के, 2 के, बीपीएससी टीआरई 3 का लीग पेपर और री एग्जाम जो है आप लोगों का उसमें। तो चारों जो एग्जाम्स हुई है आप लोगों की उसमें, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन तो पक्का है ही, मुझे आप लोगों की रैंक भी लेकर आनी है। और 8 तारीख के अंदर में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 8 तारीख में आपकी 8 तारीख को जो टेस्ट है उसके लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। टीचिंग परीक्षा के कोर्स में जो भी सिलेबस आपका 7 तारीख तक हुआ होगा वो आपका सिलेबस रहेगा। तो बच्चे जो है वो टीचिंग परीक्षा के 4.0 के कोर्स में भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके 8 तारीख की एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग पूरा जोर लगा दीजिए अपना। ओके, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे जो है एग्जाम के तैयारियों के साथ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेहर जी आपके प्यारे से कमेंट के लिए। ओके, तो हम लोग कल मिलते हैं। कल 1 बजे सभी लोग आ जाएंगे, मैंने रीडायरेक्ट कर दिया इसको। आप अभी जाइए उस सेशन पे। ठीक है, अभी के अभी जाइए और उस सेशन को लाइक कर देंगे। ठीक है, वहां कमेंट में लिख देंगे कि सर हम आ जाएंगे, और नोटिफाई मी का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आप सभी लोग नोटिफाई मी का जो बटन होता है वहां पर में वो दबा दीजिएगा, और लिख दीजिएगा कि सर कर दिया, लाइक भी कर दिया, नोटिफाई मी का बटन भी दबा दिया है। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। अभी कुलदीप सर का क्लास हो गया आप लोगों की 2 बजे, और उसके बाद में 5 बजे हमारी एनसीईआरटी लूसेंट की क्लास है, उसमें सभी लोग आया करो यार, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, एनसीईआरटी और लूसेंट उससे आपका प्रश्न बनने वाले हैं, आप लोगों के लिए भी है वो क्लास। आप लोग क्यों नहीं आ जाओ? मैक्सिमम लोग, सभी को आना है उस क्लास के अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है वो। ठीक है, उसके अंदर में फास्ट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, और प्लस एनसीईआरटी और लूसेंट के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर में। ठीक है, एकदम प्योरली। तो उसके अंदर में आइए, वो आपको बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करवा देंगे, तो हर एक बच्चे ने उसमें भी जरूर आना है। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।